हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा देख लिया था। अब हम लोग आगे देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे वहाँ से रिलीज़ होता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बाहर। ठीक है, तो आप याद करिए कैसे आपने रेस्पिरेशन वाले उसमें देखा था कि किस तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल जब आप करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये भी याद करिए कैसे आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो आपकी बॉडी के थ्रू निकाल दिया जा रहा था डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। अब इसके अलावा अगर कोई वेस्ट मटेरियल अगर और भी आपकी बॉडी में, तो वो किस तरह से आपकी बॉडी से निकाला जाएगा, अब हम लोग ये देखेंगे इसमें। अब आप सोचोगे कि ये जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं बाकी के, ये सब कहाँ से आ रहे हैं। तो जब हम लोग की सेल्स जो है वो कोई फंक्शन को करती हैं तो वहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं, कुछ वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट आपका निकलेगा जब सेल्स आपकी कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब ये जो होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं नेचर में, और इसीलिए इनको बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। अब इनको निकालने की जो प्रोसेस होती है, जो रिमूवल की प्रोसेस होती है इन वेस्ट को, उसी को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस हुई आपकी, जो सेल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस है वेस्ट कोई, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो एक्सक्रीशन के जो प्रोसेस में जितने भी पार्ट्स आपकी बॉडी के इन्वॉल्व होंगे वो सब मिला के एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग देख लेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, ये इसमें हम लोग देखेंगे। तो जो आपकी जो ब्लड में आपने देखा था ना कि किस तरह से उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी साथ में जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह से जा रही थी आपकी वेन्स में, है ना। तो कुछ ऐसे ही आपके वेस्ट प्रोडक्ट उसमें ब्लड में आपके एब्जॉर्ब रहते हैं, तो उनको निकालना भी, फिल्टर आउट करना भी ज़रूरी होता है। ये अब कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए मैकेनिज्म होता है ब्लड को फिल्टर करने का। ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की जाती है आपकी किडनीज़ के थ्रू। ठीक है, किडनीज़ में आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज आपने देखी थी ना, जिसमें आर्टरीज और वेंस आपकी जुड़ रही थी, जो थिन ट्यूब्स थी वहाँ पे प्रेजेंट थी, उस तरह की कुछ कैपिलरीज के थ्रू किडनीज़ में आपकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस ब्लड की होती है। व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज, जब आपकी किडनी में ब्लड पहुँचता है तो इसमें आपके यूज़फुल और हार्मफुल दोनों ही सब्सटेंस उसमें एब्जॉर्ब रहते हैं आपके ब्लड में। ठीक है, तो यूज़फुल जो भी होगा उसमें चीज़ वो भी उसमें ब्लड में आपके प्रेजेंट रहेगी, और जो हार्मफुल होगा सब्सटेंस वो भी आपका उसी में प्रेजेंट रहेगा। तो जो यूज़फुल सब्सटेंस होगा वो आपका एब्जॉर्ब बैक कर लिया जाएगा आपके ब्लड के द्वारा, आपके ब्लड में वो वापस से वैसे ही घुला, वैसे ही उसमें मौजूद रहेगा। और जो आपका अनवांटेड जो हार्मफुल उसमें सब्सटेंस होगा उसको वो फिल्टर कर देगा आपका किडनी। और इस तरह से जो फिल्टर होकर आपका वेस्ट निकला है इसको वाटर में डिज़ोल्व करके यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब आपका यहाँ से जो आपकी किडनी है, किडनी से आपका कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग यूरेटर कहते हैं, उसके थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचा दिया जाता है। ये देखिए फिगर देखिए आप, यहाँ पे आपकी दोनों किडनीज ये प्रेजेंट हैं, इसमें आपकी ये आर्टरी वेन्स सब आपकी इसमें आ रही हैं, इसमें यूज़फुल और हार्मफुल प्रोडक्ट सब एब्जॉर्ब होकर आ रहा है, और यहाँ पे छानने का काम होगा उसको, है ना, फिल्ट्रेशन का काम होगा आपकी कैपिलरीज जो यहाँ प्रेजेंट होंगी उनके द्वारा। फिर जो वेस्ट होगा आपका वो इन ट्यूब से, ये जो यूरेटर है ये दोनों से आपका यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। फिर यहाँ से वो यूरिन के फॉर्म में यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो आपकी किडनीज हो गई, यूरेटर्स हो गए, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सब मिला के आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है फॉर्म होता है। इसी से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का होता है वो आपकी एक्सक्रीशन को पास करता है, बाहर निकलता है। अब जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं नॉर्मली वो एक दिन में 1 से 1.8 लीटर तक यूरिन को एक दिन के अंदर बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। 1 से 2 लीटर तक यूरिन आप पास करते हो रेगुलरली अपने एक दिन के अंदर। जो यूरिन होता है वो 95% वाटर होता है। ठीक है, 95% उसमें वाटर होता है, 2.5% उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, और 2.5% और कोई अदर उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है तो वो उसमें इन्वॉल्व होता है। फिर आप लोगों ने हमेशा महसूस किया होगा जब गर्मी के दिनों में आप एक ही शर्ट को, जैसे अगर कोई डार्क कलर की शर्ट है वो आप रेगुलरली पहन रहे हो, तो आपके अंडर आर्म्स के पास में या जहाँ से आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ पे आप देखोगे कि कुछ पैचेस पड़ जाते हैं, वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। तो वो जो वाइट पैचेस होते हैं वो उसमें होता कुछ नहीं है, आपके स्वेट दरअसल होता है उसमें वाटर और सॉल्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं यही सूख जाते हैं और वाइट पैचेस के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि आपके स्वेट में जो है कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए तो वहाँ पे पैचेस बन रहे हैं वाइट कलर के।
अब क्या इसके अलावा भी स्वेट कोई फंक्शन करता है? आपका सॉल्ट तो बाहर हो गया, लेकिन क्या और इसके अलावा भी कोई उसका फंक्शन है? बिल्कुल है। अब आपने जैसे गर्मियों में मटके में रखा पानी आप पीते होगे, गांव वगैरह में यूज़ होता है मटका वगैरह, सुराही, इन सब चीज़ों में पानी रखा जाता है जिससे वो ठंडा बना रहे गर्मी के समय में। इसमें ठंडा कैसे रहता है? जो आपका जितने भी पॉट्स होते हैं ये मिट्टी के बने होते हैं, अर्दन पॉट्स होते हैं ना, तो इनसे जो है पानी इवेपरेट होता रहता है, बाहर निकलता रहता है, इवेपरेशन की प्रोसेस होती रहती है रेगुलरली। तो इससे होता क्या है कि अंदर के टेम्परेचर को ये लोग, इससे जो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कूल रहता है, एकदम ठंडा बना रहता है। इससे पानी आपका ठंडा रहता है, उसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो कुछ इसी तरह से आपकी बॉडी से भी जब स्वेट पास होता है, बाहर की ओर निकलता है, इवेपरेट करता है, तो आपकी बॉडी में हर पार्ट में जहाँ जहाँ से वेट जो है आपका ये स्वेट निकल रहा होगा वो ठंडा हो जाएगा पार्ट। तो आपकी बॉडी को भी जब हीट लगती है तो वो जो है अपना स्वेट निकालती है जिससे कूल डाउन हो सके, वो ठंडी हो सके आपकी बॉडी। फिर हम लोग देखेंगे पहेली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स आल्सो यूरिनेट। क्या अब दूसरे जो जानवर होते हैं क्या वो भी यूरिनेट करते हैं? जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ये लोग भी यूरिनेट करते हैं। तो द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो जिसके पास जिस तरह की अवेलेबिलिटी होगी वाटर की, अगर वाटर ज़्यादा होगा तो अलग तरह से होगा, वाटर कम होगा जिस तरह से होगा, मतलब जो ये पूरी प्रोसेस आपकी डिफाइन करेगी किसके ऊपर बेस्ड रहेगी? वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेज हैं, है ना, ये सब कैसे एक्सक्रीट करते हैं अपने वेस्ट को? इसको जो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। ये वाटर में ही डायरेक्टली ये अपने एक्सक्रीशन को निकाल देते हैं और वो वहीं पे अमोनिया जो होता है इनका डिजॉल्व हो जाता है। एक चीज़ आप जान लीजिए, अमोनिया जो होता है आपकी यूरिया से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। अब और जो आपके कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए, स्नैक्स हो गए, ये एक सेमी सॉलिड मटेरियल जो है एक्सक्रीट करते हैं जो वाइट कलर्ड होता है ना, वाइट कलर कंपाउंड होता है जिसको हम लोग यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये सेमी सॉलिड होता है, इस तरह का कुछ लैंड एनिमल्स जो है निकालते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, है ना, आपके घरों में लिजार्ड्स रहती हैं तो आपने देखा होगा वाइट कलर का कुछ सेमी सॉलिड मटेरियल कंपाउंड वो निकालती हैं, वही उनका यूरिक एसिड होता है, वो वेस्ट होता है। तो जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमंस के अंदर वो क्या होता है? आपका यूरिया होता है। आपने देखा यूरिन पास कर रहे थे आप, तो यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब आपका वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकाले जा रहे हैं बॉडी से, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स के। अब कई बार होता क्या है कि लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा किसी की दोनों किडनी ख़राब हो गई, उनको डायलिसिस कराना पड़ा, ये वो, है ना। तो कुछ इस तरह से चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो जब किडनी किसी इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से काम करना बंद कर देती हैं तब होता क्या है तो इसको हम लोग किडनी फेलियर कहते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं आपके ब्लड के अंदर। अब अगर ये इतना ज़्यादा वेस्ट आपका एक्यूमुलेट होगा ब्लड के अंदर तो वो वर्किंग कोर्स की, ट्रांसपोर्टेशन की वर्किंग कोर्स को दिक्कत देगा, है ना। तो इस तरह के पर्सन्स में जितने भी लोग होंगे जिनकी ऐसी कुछ बीमारी होगी, इनको दिक्कत होगी, तो इनके ब्लड को लगातार पीरियोडिकली जो है आपका फ़िल्टर करवाना पड़ेगा आर्टिफिशियल मेथड की तरह से, ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी इसमें लगती है जिसको हम लोग डायलिसिस की प्रोसेस इसी को हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियली इनके ब्लड को साफ़ कराया जाता है, फिल्टर आउट कराया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जाता है। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी, ठीक है। तो हम लोगों ने देख ही लिया था जो आपका ऊपर वाला था कि अर्दन पॉट जिस तरह से ठंडा कर रहे थे वैसे ही आप लोगों का बॉडी भी जब स्वेट को पास करती है तो आपकी बॉडी जो है सॉल्ट्स को तो निकालती ही है, साथ साथ आपकी बॉडी को ठंडा करने का भी काम करती है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको हम लोग देखेंगे। आपने चैप्टर 1 में देख रखा था किस तरह से आपके वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये सभी आपके सॉइल से किस तरह से रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके बाकी के प्लांट के पार्ट में जो लीव्स तक पहुंचाए जा रहे थे, ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे जहाँ पे उसका खाना बनना था। फिर और जो बाकी की भी चीज़ें थी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी आपके एटमॉस्फेयर से वो किस तरह से ले रहा था लीव्स आपकी, और इसको लेके वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके खाना अपना बना रही थी। फिर आपने चैप्टर 6 में ये भी पढ़ रखा है कि आपके जो एनर्जी का सोर्स है वो फूड ही होता है, ठीक है। और जितनी भी सेल्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो कहाँ से मिलती है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से। जो आपका फूड बनता है उसमें स्टोर्ड एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसका ब्रेकडाउन करके ही इनको एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी का यूज़ करके सेल्स जो है अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ को, अपनी लाइफ की पूरा करती हैं और सर्वाइव करती हैं। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जितनी भी सेल्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, सबको फूड वहाँ तक पहुँचना चाहिए जिससे उसमें ब्रेकडाउन होकर एनर्जी निकल सके। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब कैसे ये जो वाटर और जो आपके न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स एब्जॉर्ब होके कैसे आपके लीव्स तक पहुँच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं आपके प्लांट्स के अंदर।
और बदले में जब लीव्स आपकी फूड को प्रिपेयर कर लेती हैं तो वो बाकी के पार्ट्स तक कैसे वो फूड उसका पहुंच पाता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म लग रहा होगा। तो अब हम लोग वही देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहले हम लोग रूट से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मिनरल्स और वाटर्स न्यूट्रिएंट्स ये सब जा रहे हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कैसे ये सब लीव्स तक पहुँच पा रहे हैं। आपने प्लांट्स की आपने प्लांट कभी उखाड़ा होगा तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से उसमें रूट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इस तरह की कुछ उसमें रूट्स प्रेजेंट होती हैं। रूट्स में ऐसे हल्के हल्के उसमें बहुत महीन से रूट हेयर्स भी लगे होते हैं, ठीक है। फाइब्रस रूट, टैप रूट सब आपको मैंने पढ़ा रखा है क्लास 6 में। इस तरह के कुछ इसमें रूट्स जैसे मान लीजिए प्रेजेंट होगी और उसमें इस तरह के रूट हेयर्स होंगे। अब ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये आपके सॉइल के जो जिस जगह पे सॉइल में कहीं जगह होगी जहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, वहीं पे वाटर वगैरह भी प्रेजेंट होगा, मिनरल्स भी उसमें वाटर में घुले होंगे, तो यहाँ पे आपका स्पेस में ये हेयर्स जो है चले जाते हैं और इन्हीं के थ्रू जो है आपका वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। तो इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये संख्या में भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, ये रूट हेयर्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा होते हैं जिससे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और फिर किसी मैकेनिज्म के थ्रू ये लोग लीव्स तक इसको पहुंचा देते हैं। अब वही मैकेनिज्म आप आगे देखोगे। तो यहाँ पे बूझो क्या वंडर करता है, वो सोचता है कि जैसे हम लोगों के घरों में पाइप्स प्रेजेंट होते हैं ना पानी इधर से उधर ले जाने के लिए, जैसे मोटर से चढ़ाई गई पानी टंकी तक, फिर टंकी से जो है लाया गया आपके टैप वाटर जहाँ से आपको टैप आपने खोला और पानी आपको मिल गया, तो कुछ इस तरह का पाइप्स का सिस्टम हो सकता हो पेड़ों में भी प्रेजेंट हो। तो हाँ, ऐसा ही होता है, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कुछ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसी पाइप के जैसी ही वेसल्स कुछ इसमें प्रेजेंट होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के थ्रू, सॉइल से जो है आपके निकाल के आपके रूट के थ्रू ये पहुंचा देती हैं कुछ ना कुछ उसमें मैकेनिज्म के थ्रू, जो आपकी यही जो वेसल्स हैं आपकी लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है इसको। फिर जो वेसल्स होती हैं ये किसी स्पेशल सेल्स की बनी होती हैं जिसको हम लोग वेस्कुलर टिश्यू कह देते हैं। आपने पढ़ा ही था ऐसे सेल्स के थ्रू जो है आपकी टिश्यू बनती है, फिर टिश्यू से कोई ऑर्गन बनता है ना, तो ऐसे ही इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो जो सेल्स होती हैं स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं कुछ, उनके मिलने से ये वेस्कुलर टिश्यू आपकी बन जाती है। अब अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो टिश्यू होती है वो कोई ना कोई एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म में बनी होती है। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर टिश्यू इस तरह से बन रही है सेल्स के फॉर्मेशन से, वहाँ पे इसको हम लोग जाइलम बोल दे रहे हैं, ठीक है। और यही काम कर रही है आपके वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुँचाने का, रूट से लेके। ये प्रॉपरली पूरे पेड़ में आपके फैली होती है, कॉन्टिन्यूस नेटवर्क बनाती है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है रूट्स को लीव्स से और बाकी स्टेम्स से, ब्रांचेस से, इन सब में पूरी तरीके से पास होती है हर जगह से और वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है पूरे प्लांट के अंदर। फिर पहेली कह रही है कि उसकी माताजी जब लेडी फिंगर या अदर वेजिटेबल्स को लेके आती हैं, अगर वो सूखे होते हैं तो उसको पानी में थोड़ी देर के लिए वो डाल के रख देती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? अब उसके अंदर आपके जो सूखे हुए जितनी भी सब्जियां ये ला के रखी गई उनमें पानी कैसे अंदर जा रहा है, कुछ वहाँ पे भी मैकेनिज्म हो रहा होगा। इसको आप लोग सोचिए और कमेंट करिए नीचे। अब ये सब जब पहुंचा दिया गया आपके लीव्स तक, सब कुछ आपका वाटर मिनरल्स वगैरह पहुंचा दिया गया और ऊपर से उसने लीव्स ने अपना कार्बन डाइऑक्साइड ये सब ले लिया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके फूड बना दिया। तो अब ये फूड जो है आपका ये डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक भी पहुंचाना है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट होंगी जो मिलके फॉर्म करेंगी किसका, वेस्कुलर टिश्यू का, ठीक है। जो सेल्स वहाँ पे होंगी वो फॉर्म करेंगी वेस्कुलर टिश्यू, और ये वेस्कुलर टिश्यू को हम लोग क्या कह देंगे, फ्लोएम। तो जो फूड को पहुंचा रही है बाकी डिफरेंट पार्ट्स तक प्लांट के, उसको हम लोग फ्लोएम कह दे रहे हैं, और जो वाटर और मिनरल्स को पहुंचा रही थी रूट से लेके बाकी लीव्स तक, उसको हम लोग जाइलम कह दे रहे थे। तो जाइलम और फ्लोएम यही प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती हैं, जो सब्सटेंस को इधर उधर ले जाती हैं। फिर हम लोग एक एक्टिविटी करके देखेंगे। इसमें आपको कुछ इस तरह से एक ग्लास ले लेना है, इसमें आपको पानी फिल कर लेना है और इसमें रेड इंक वगैरह आपको डाल देनी है। फिर एक कोई हर्ब ले लीजिए, जैसे बालसम वगैरह, कोई भी प्लांट आपने ले लिया, उसको स्टेम के पास से उसके आपने रेजर से कट कर दिया और उसको आप इस जो रेड इंक जिसमें मिलाया आपने पानी रखा है टम्बलर में, ग्लास में, उसमें आप इसको इंसर्ट कर दोगे, इसमें डाल दोगे। फिर एक दिन के लिए आप छोड़ दोगे, अगले दिन देखोगे तो आपको इसके कुछ पार्ट्स में आपको रेड कलर की इंक आपको यहाँ पे कहीं रेड कलर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो रेड कलर है ये ऊपर तक पहुँचा कहाँ से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें जो जाइलम और फ्लोएम वर्क कर रहे थे तो जाइलम के थ्रू कहीं ना कहीं से गया होगा ना। ये इंक जो आपके नीचे से चढ़ाई गई, पानी जो ऊपर चढ़ाया गया, तो इसी के थ्रू कुछ ऊपर पहुँचा होगा जाइलम के थ्रू। तो
इसी से ये प्रूफ होता है कि जो जाइलम होता है आपका वो पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करता है। आप जब इसको निकाल के बाहर देखोगे और स्टेम के और ऊपर से कट करोगे तो उसमें स्टेम का इस तरह का कुछ पार्ट आपको नीचे से आप देखोगे तो दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको ये रेड कलर्स की ऐसे कुछ आपको दिखाई पड़ेंगी, है ना। तो यही जो होती हैं ये वेसल्स जो हैं, इन्हीं में ये आपका रेड कलर की इंक फ्लो कर रही है इसी के थ्रू, ठीक है। तो यही आपकी ज़ैलेम्स है यहाँ पे। अब देखिए बूझो जानना चाह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है वाटर को क्यों एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, जबकि उसको बाद में वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल ही देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस देख लेते हैं होती क्या है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि किस तरह से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी को बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, इवेपरेट करा देते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, है ना। तो जो प्लांट से जो पानी, जैसे हम लोगों के अंदर से स्वेटिंग होती है वैसे ही प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, इससे इनका पानी बाहर निकलता है, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को, कहाँ से, सॉइल से। लेकिन ये जितना भी आपका वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है ये यूटिलाइज नहीं किया जाता प्लांट के थ्रू, ठीक है। इसमें से जो वाटर होता है मैक्सिमम पार्ट उसका वो एवेपरेट हो जाता है, कहाँ से, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना लीव्स की नीचे की सरफेस पे जो स्टोमेटा ओपनिंग रहती है, वहाँ से ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू इवेपरेट करा दिया जाता है। द इवेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल। अब जब ये पानी जब इवेपरेट कराया जाएगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस इसमें होगी, तो यहाँ पे एक सक्शन पुल जनरेट होगा, ठीक है। जब पानी ऊपर की ओर खींचा जा रहा है लगातार, वो बाहर से निकल जा रहा है, तो नीचे से भी अब पानी को और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इस तरह से कुछ मैकेनिज्म बन जाएगा और ये सक्शन पुल का काम करेगा, ठीक है। यही आपके पानी को नीचे से खींचने का काम करेगा। जैसे सेम ये वही है, जैसे आप ग्लास में आपने कोई स्ट्रॉ डाल के आपने पानी खींचते हो ना, तो उस तरह से कुछ ये वर्क करता है। आपने फॉरेस्ट वगैरह में देखे होंगे कितने बड़े बड़े ट्रीज़ भी होते हैं, तो ट्रीज़ में कितने ऊपर तक जाके लीव्स लगी होती हैं, तो वहाँ तक भी सोचिए पानी जाता होगा, कैसे जाता होगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ वैसे बहुत हार्ड सक्शन पुल की ज़रूरत रहती है, वहाँ पे सक्शन होना चाहिए। तो इसी के लिए इस तरह की कोई प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, जिसके थ्रू ये पानी आपका उसके प्लांट के हर पार्ट तक पहुँचाया दिया जाता है। ट्रांसपिरेशन आल्सो कूल्स द प्लांट। अब जो हम लोग जैसे स्वेट से हम लोग की बॉडी कूल हो रही थी और अर्दन पॉट में जैसे इवेपोरेशन से वो अंदर का पानी उसका ठंडा हो जा रहा था, वैसे ही प्लांट्स में भी जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वो प्लांट को कूल करने का काम करता है। फिर हम लोगों ने आज के जो हम लोग के कल के और आज के मिला के कीवर्ड्स थे, अमोनिया, आर्टरी, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, सर्कुलेटरी सिस्टम। डायलिसिस में आपने देख लिया किडनी कैसे आपके आर्टिफिशियली उसको जो है फिल्टर आउट कराया जाता है वेस्ट को। फिर एक्सक्रीशन देखा, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने देख लिया, हीमोग्लोबिन जो आपने देखा था जिसमें ऑक्सीजन बाउंड होकर जा रही थी, और यही आप इसमें कुछ रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपके ब्लड को रेड कलर मिलता है। फिर हार्ट बीट देख ली थी आपने, किडनीज, फ्लोएम, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, पल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये सब आपने देखा था जो आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड होता है ब्लड का, ठीक है। प्लेटलेट्स भी होते हैं उसी में। फिर रूट हेयर हो गया आपका, स्टेथोस्कोप हो गया, स्वेट टिश्यू, यूरिया, यूरेथ्रा, यूरिक एसिड, यूरिनरी ब्लैडर, वेन, वाइट ब्लड सेल्स, जाइलम, ये सभी आपने कवर कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ पे आप लोग प्लीज़ यहाँ पे देख लीजिए पहले। ह्यूमन बॉडी में ब्लड का काम जो ब्लड जो वर्क करता है वो उसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता, उसको कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरा फ्लूइड उसको नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे आपके फिशेस या आपके जो एक्वेटिक आपने वो पढ़ा था हाइड्रा वगैरह, उनमें जो पानी ही काम कर दे रहा था उनका ब्लड का, है ना। लेकिन आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ब्लड को कोई सब्सटीट्यूट करके वहाँ पे कोई फ्लूइड नहीं डाला जा सकता, इसीलिए ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर किसी तरह से कोई ऑपरेशन में कभी निकल गया ज़्यादा ब्लड, सर्जरी वगैरह में, या कोई इंजरी हो गई, उससे अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इनफ ब्लड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही किसी चीज़ की वजह से, तो इसको पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड डोनेटेड बाय वॉलंटियर्स। जो लोग ब्लड को डोनेट करते हैं उन्हीं के ब्लड को लेके उनके कुछ ग्रुप मैच करा के अपना सब देख के इस तरह से कुछ ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है ब्लड को, उनके दूसरे जिसको ब्लड की नीड होती है उसकी बॉडी में लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ब्लड की रियलिटी में बहुत कमी होती है, लोग जल्दी डोनेट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करना चाहिए, आपको डोनेट करना चाहिए ब्लड, इससे आपकी बॉडी में नया ब्लड फॉर्म होगा, ठीक है। जो पुराना ब्लड होगा वो आपका निकल भी जाएगा, है ना। तो इससे कोई हार्म नहीं है आपको, आपकी बॉडी को कोई बिल्कुल भी ज़रा सा भी हार्म नहीं है। आपको रेगुलरली आपके 4-5 महीने पे कभी आपको ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, इससे आपकी कोई स्ट्रेंथ में कमी नहीं आएगी, ठीक। थैंक यू।